हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। एंड आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर आया यूपीएससी का इस साल का, उसके क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में एनालिसिस करने के लिए। So before we start with the questions, let me just tell you that as I keep emphasizing that polity happens to be the most productive area of preparation. सबसे ज़्यादा productive area होता है polity prepare करने का, और ये बात हर बार prove होती जाती है क्योंकि आपके पास एक limited scope होता है content का जहाँ से likely questions आते हैं। और इस बार भी कुछ इस तरह का ही देखा गया है। आप if you will see the questions are relatively easier in comparison to other areas of general studies, right? सो आई थिंक कि आप लोगों के ज़्यादातर क्वेश्चन सही होंगे। एक दो क्वेश्चन में कुछ डाउट्स हैं, वो हम क्लियर कर लेते हैं। काफ़ी लोग बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी आंसर्स बता रहे हैं, तो वो क्लैरिटी आपको इस सेशन में हो जाएगी कि क्या सही आंसर है। और इसके साथ हम कुछ ये भी बात करेंगे कि कुछ क्वेश्चन जो लग रहा है कि यूपीएससी ने ऐसे पूछे जिससे बहुत अनप्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ गई है, पीपल आर डिक्लेयरिंग यूपीएससी एज अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड व्हाट नॉट। I mean, something needs to be diffused there because there is always some thought. कुछ सोच के कुछ questions बनाए जाते हैं जिसके बारे में शायद हमें और बारीकी से सोचना पड़ेगा. We need to go in more deeper analysis and also see that how we need to change our approach of study also. Because शायद एक बहुत serious affair हो गया है UPSC का preparation अब. ये बात आप लोगों को समझ लेनी चाहिए. So let us start discussing the questions. As per booklet series B, we have these questions here. Question number 10 here, which says, by which one of the following acts was the Governor General of Bengal designated as the Governor General of India? Now, इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो सकती है मैक्सिमम। जो क्वेश्चन इज वेरी इजी, बट यू मे गेट कंफ्यूज बिटवीन रेगुलेटिंग एक्ट एंड चार्टर एक्ट, बट इट्स अ फैक्ट दैट रेगुलेटिंग एक्ट से सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट इमर्ज होती है इंडिया में जब गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना देते हैं, एंड देन वॉरेन हेस्टिंग्स हिमसेल्फ बिकम्स द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब क्या हो रहा है, बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ बंगाल थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई। तो फिर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जिसको हम बोलते थे, जिसका अभी तक सुपरविजन बाकी दो प्रेसिडेंसीज पर भी था, जिसकी वजह से उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलते थे, नाउ ही बिकम्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। दैट मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, and the similar provisions related to supervision control over other governments will continue. So Lord William Bentinck happens to be the first Governor General of India. So answer for this question is D. This is relatively ये बहुत ही easy question था. I hope कि ये सभी लोगों का सही होगा. Okay. Now we are looking at the second question. इस question में काफी doubt है लोगों को. In essence, what does due process of law means, right? सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, मेनका गांधी केस के जजमेंट के बाद आया, उसमें एक लार्जर इंटरप्रिटेशन दिया गया। जो टर्म प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है आर्टिकल 21 में, उसको एक लार्जर इंटरप्रिटेशन दिया गया। और इंटरप्रिटेशन के टाइम केस में ही ये बात मेंशन थी कि इसका जो बेसिस है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा, like why are we talking about this as an answer, is because if you follow the principle of natural justice, then you cannot only question the implementation of law or the procedure how the law is being implemented, but you can even question the fairness of the law. Fairness of the law मतलब कि आप law को भी question कर सकते हो। अगर आप इस क्वेश्चन के बाकी अदर ऑप्शन में देखोगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है ऑप्शन सी से, जो बात कर रहा है फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ की, ये बात नहीं कर रहा है फेयरनेस ऑफ लॉ की, राइट? फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ मींस फेयर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। द आंसर वुड बी ए ओनली। इस क्वेश्चन का सही आंसर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के स्कोप में प्रोसीजर भी क्वेश्चन हो जाएगा और लॉ का सब्सटेंटिव एस्पेक्ट, वेदर द लॉ इटसेल्फ इज फेयर और नॉट, वो भी क्वेश्चन हो जाएगा। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विदाउट एनी डाउट इज ए। लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब ये थोड़ा सा एक ट्रेंड चेंज होता दिख रहा है यूपीएससी के पेपर्स में। आप लोगों ने नोटिस किया कुछ लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस अब आने लगे हैं, लेकिन वो उसी तरह के लॉ हैं जो कहीं ना कहीं या तो गवर्नेंस इश्यूज से रिलेटेड हैं या फिर पॉलिटी से कनेक्टेड लॉ है।
लाइक फॉर एग्जांपल ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के ऊपर, एविडेंस एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, प्रिजन एक्ट के ऊपर आ रहा है, कुछ क्वेश्चन सीआरपीसी के, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कुछ सिलेक्टेड लॉज जो पॉलिटी और गवर्नेंस से बहुत क्लोजली रिलेटेड है, शायद कुछ उन लॉज के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हम लोगों को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन। इन इंडिया द प्रिजन्स आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, बट ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा, अगर आप इसमें लॉजिक से भी चलोगे तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। In India, the first statement says that in India, prisons are managed by state governments with their own rules and regulations for the day-to-day administration of prisons. Now, ये बहुत ही, तो आप observation भी हम लोग करते हैं usual कि जो prisons है वो state से administer होते हैं. There may be some central prisons or jails, but in that case, those are called such only because कि central government कुछ उनको फंड्स प्रोवाइड कर रहा है, कुछ असिस्टेंस दे रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन सारा स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। और आइटम 4 जो स्टेट लिस्ट का है उसमें प्रिजन क्लियरली मेंशन है, तो अगर लॉ स्टेट बना रहा है तो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दैट स्टेट गवर्नमेंट्स विल मैनेज इट विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। सेकेंड एस्पेक्ट जो है, इन इंडिया प्रिजन्स आर गवर्न्ड बाय प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894। अब ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, विच एक्सप्रेसली kept the subject of prisons in the control of provincial governments. This is likely to be correct. देखो, ये जब भी इस तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया होता है साथ में, तो बहुत चांस होता है कि वो सही होगा, बट स्टिल यू नो दिस फैक्ट, और ये स्टेटमेंट भी सही है कि जो प्रिजन एज अ सब्जेक्ट वो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही रखा। दिस इज वेरी ऑब्वियस बिकॉज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मैनेज द अफेयर्स। सेंटर और स्टेट का जो क्लियर डिवीजन आया था लेजिस्लेटिव टर्म्स में, लॉ मेकिंग पावर के टर्म्स में, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से आया था, लेकिन उसके पहले भी सेंटर और स्टेट के जो एग्जीक्यूटिव पावर जो थे वो डिवाइडेड थे। तो वो कहीं ना कहीं इन सारे लॉज में मेंशन हुआ करते थे कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी और सेंट्रल, प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और इसमें अगर आप देखोगे तो सेकेंड स्टेटमेंट लुक्स लाइक इट इज गिविंग एन एक्सप्लेनेशन फॉर द फर्स्ट, क्योंकि जब शुरू से ही वो स्टेट का सब्जेक्ट बना रहा तो फिर हमने उसी को आगे कंटिन्यू किया। सो वी कैन से दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1. सो आंसर विल बी A फॉर दिस। ओके, लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Yes, now this is also again a conceptual questions, और ये question भी easy है, but कुछ लोगों को थोड़ा doubt हो सकता है, लेकिन one thing you people should make it very clear about the purpose of the constitution. Which one of the following statements best reflects the chief purpose of the constitution? See, why do we have constitution? हमने constitution इसलिए किया कि कहीं ना कहीं जो government है, जो भी power में है, उसके ऊपर भी कुछ हो जिससे उसकी power check हो सके, right? कोई भी गवर्नमेंट होगी, किसी भी फॉर्म की गवर्नमेंट होगी, उसकी वो किस तरीके से काम करेगी, उसके पास कितनी पावर होगी, कितनी नहीं होगी, उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट है। अब तो वो डॉक्यूमेंट का पहला पर्पस क्या है कि जो गवर्नमेंट है उसके पावर्स को वो डिफाइन करे, और डिफाइन करने का मतलब है उसको वो पावर दे भी रहा है। इट इज गिविंग द पावर टू द गवर्नमेंट ऑल्सो, एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो लिमिटिंग द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद फिर बाकी बातें, इसमें सारे स्टेटमेंट सही हैं, चारों स्टेट, ऑल 4 स्टेटमेंट्स लुक्स लाइक दीज आर द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट द चीफ पर्पस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। दैट इज द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अदरवाइज आप देखो कि अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भी है तब भी हमारी गवर्नमेंट तो होगी ना, गवर्नमेंट का कुछ स्ट्रक्चर तो होगा ना। तो अगर आप बात करते हैं enables creation of political office and a government, तो ये बिना कॉन्स्टिट्यूशन के भी पॉसिबल है, राइट? So in this case the answer will be C. It defines and limits the powers of government. Okay, let's move ahead now. Okay, this question, some people have confusion in this question also. In India, which one of the following constitutional amendment was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretations of the fundamental rights? कौन सा related है judicial interpretation of fundamental rights के, जिसकी वजह से ये amendment आया? Right, अगर आपने ठीक से पढ़ा हो, in fact in our classes we have made it very clear, I discuss very in detail about the First Amendment Act at so many different places. जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था उससे बहुत सारे चेंजेस हुए कॉन्स्टिट्यूशन में। जो पहला चेंज हुआ, द फर्स्ट चेंज दैट वाज मेड वाज आर्टिकल 31B and 31C वर इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन,
and this was to overcome the judgment which was given in the Sankri Prasad case. So this happened in by the First Amendment Act in 1951, right, जिसमें उन्होंने लैंड रिफॉर्म के प्रोसेस को ईज करने के लिए ये दो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस करे. Second was related to the changes that were made with respect to reasonable restrictions in Article 19. अब कुछ केसेस ऐसे हुए वहां पे, जैसे एक केस था ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, अनदर केस इज द रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास. इन केसेस में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर. अब उसमें यूज उन्होंने टर्म किया पब्लिक ऑर्डर, जबकि पब्लिक ऑर्डर कुछ था ही नहीं टर्म मेंशन, राइट, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का आर्टिकल 19 में. तो फिर गवर्नमेंट ने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दे हैड इंट्रोड्यूस पब्लिक ऑर्डर एज ऑल्सो एज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, एंड अलोंग विद पब्लिक ऑर्डर incitement to violence and friendly relationship with foreign countries were also introduced as reasonable restrictions under Article 19. This also happened by this amendment, the First Amendment Act. Similarly, चंपकदुराई रीजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास गवर्नमेंट का 1927 का एक ऑर्डर था जिसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया. उन्होंने कहा कि आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो, you know, because the government was providing the reservation through this order and they were justifying it through directive principles of state policy. So government said no, it is not possible, क्योंकि according to the court it was going against the rights which were given in article 29 clause 2. So इस वजह से फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू article 15 clause 4 they had to introduce. So 15(4) जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, that it provided for affirmative action, जिसमें सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए प्रोविजन की बात करी गई, और इस आर्टिकल में 29(2) को एक्सेप्शन बनाया गया. तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो आई वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आई, ये सारे के सारे रिलेटेड थे फंडामेंटल राइट से. आपको कंफ्यूजन हो सकता है 42nd से रिलेटेड, बट 42nd अमेंडमेंट एक्ट के मेजर जो भी प्रोविजंस थे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग एरिया से रिलेटेड थे. दे वर नॉट, ऑल ऑफ देम वर नॉट, और मोस्ट ऑफ देम वर नॉट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स. इनफैक्ट उसमें शायद कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडिंग पावर की बात हुई थी, उसको आप कुछ हद तक रिलेट कर सकते हो फंडामेंटल राइट्स से, बट अदरवाइज इट वाज नॉट फोकसिंग ऑन फंडामेंटल राइट्स पर से, राइट. 44th अमेंडमेंट एक्ट का पर्पस वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट. इट वाज टू नलिफाई 42nd. Or 86th Amendment, everyone knows, is related to fundamental right, but just what's one fundamental right, right to education. So the answer, iska answer hoga A, right? Without any doubt, the answer will be A, because First Amendment Act was essentially related to many fundamental rights. Okay. Now this again is an easy question for you. इसमें कुछ लोगों को confusion कभी-कभी हो सकता है कि वेदर अ पर्टिकुलर बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी है कि नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कितना डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है. बट इस क्वेश्चन में आई डोंट थिंक देयर इज एनी कंफ्यूजन. नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये बहुत क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है. सो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन, राइट. इट इज अ बॉडी विच हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय नेशनल ह्यूमन राइट्स Commission Act, right? So it is a statutory commission. National Law Commission जब भी government establish करती है तो वो executive order के through करती है. So this is also not a constitutional body, neither it is a statutory body, so it is an executive body. और National Consumer Disputes Redressal Commission जो है ये Consumer Protection Act 1986 के अंडर establish किया गया जाता है, और इसमें किया गया है, और इसमें भी ये statutory body हो गया. So इसका जो आंसर होगा वो केवल फर्स्ट इज करेक्ट. सो हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज? ओनली वन. A will be the answer for this. Okay, so I don't think that was an easy question, fairly easy. Most of you must have got it right. Question number 16. Now let's see, is there any doubt here? I think this was also an easier question. It says, if the election of the President of India is declared void by Supreme Court of India, all acts done by him or her in the performance of duties, it is declared as invalidated. यानी कि प्रेसिडेंट का अगर इलेक्शन आपको प्रोसेस में कुछ डिस्प्यूट हो गया तो जो काम भी उन्होंने अभी तक किया हुआ है वो इनवैलिडेट हो जाएगा. अब ये इस तरह का कुछ इशू रेज अगर होता तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट उसको क्लियर करने के लिए पहले एक अमेंडमेंट लेके आई.
कॉन्स्टिट्यूशन में, और आर्टिकल 71 में ये बहुत क्लियरली मेंशन है कि कोई भी एक्ट प्रेसिडेंट करेगा तो उस बेसिस पे उसको इनवैलिडेट नहीं किया जा सकता कि अगर उसका जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें कुछ नल एंड वॉइड डिक्लेयर होता है, राइट? सो व्हाटएवर प्रेसिडेंट विल डू till then will be considered as valid. This is clearly given in Article 71. Article 71 के clause 4 में भी ये बात clearly दी हुई है कि कोई भी वैकेंसी अगर होती है उससे रिलेटेड प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो इनवैलिडेट या पोस्टपोन नहीं होगा, राइट? सो दिस स्टेटमेंट, द फर्स्ट स्टेटमेंट is not correct, the second statement is not correct. Third statement says when a bill is presented to the president, the constitution prescribes time limits within which he or she has to declare his or her assent. यानी कि एक टाइम लिमिट दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है आर्टिकल 111 में। और आपको पता है यही एक बेसिस है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो अपना पॉकेट वीटो एक्सरसाइज करे, क्योंकि टाइम लिमिट बिल से रिलेटेड मेंशन नहीं है। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसमें जो है गलत हो गए। आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फिनेंस एंड मनी बिल। नाउ यू नो दैट फिनेंस बिल और मनी बिल में थोड़ा डिफरेंस है। मनी बिल भी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, राइट? सॉरी, फिनेंस बिल अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, और मनी बिल के लिए ये बहुत क्लियरली दिया हुआ है कि उसमें राज्यसभा के पास पावर बहुत कम होंगे, राइट? जबकि फिनेंस बिल में इस तरह की चीज नहीं है। थोड़ा डिफरेंस पावर्स में है फिनेंस बिल कैटेगरी 1 और फिनेंस बिल कैटेगरी 2 में, लेकिन उतना डिफरेंस दोनों में नहीं है। So when the Lok Sabha transmits finance bill to the Rajya Sabha, it can amend or reject the bill. This is correct. Finance bill के ऊपर भी राज्य सभा के पास ये पावर है कि वो उसको रिजेक्ट या अमेंड कर सकता है, लेकिन मनी बिल के केस में राज्यसभा को सिर्फ रिकमेंडेशन देने का ही अधिकार है। They have the power only to give recommendation. So the first statement is correct and the second statement is also correct because it cannot amend or reject but only gives recommendations. और जो थर्ड स्टेटमेंट है कि फाइनेंस बिल के केस, इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग as far as money bill is concerned, which is correct, but a joint sitting becomes necessary for finance bill. Finance bill के केस में joint sitting हो सकती है, but वो necessary नहीं है, right? The government, if it feels like, the president may call for a joint sitting, but it is not necessary that joint sitting should be called. ये जरूरी नहीं है कि joint sitting को बुलाया ही जाए। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, फर्स्ट और सेकंड सही है। सो आंसर इन दिस केस विल बी बी। So I don't think इस क्वेश्चन में कोई इतना डाउट होगा आप लोगों को। Okay, let's come to question number 19 now. Question number 19 is talking about schedule area. तो अब आप लोगों को कुछ लोग कंफ्यूजन हो सकती है कुछ लोगों को कि ये जो शेड्यूल एरियाज की बात हो रही है ये 5th शेड्यूल है या 6th शेड्यूल है। So let me make it very clear that though Constitution uses the term 5th schedule and 6th schedule, but when it comes to area, the area under 5th schedule are called as scheduled areas because it is scheduled by the order of the president, right? वो notify करते हैं order से और तब वो area को declare किया जाता है कि ये scheduled areas होंगे जिसको schedule 5 के अंडर consider किया जाता है। जबकि 6th शेड्यूल में एरियाज जो भी हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिए हुए हैं, राइट? इट इज गिवन इन द 6th शेड्यूल इटसेल्फ, उसके लिए अलग से ऑर्डर लाने की जरूरत नहीं होती। तो उन एरियाज को कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइबल एरिया बोला गया, हालांकि है दोनों ही ट्राइबल एरिया, लेकिन फॉर्मली स्पीकिंग विथ रिस्पेक्ट टू 5th शेड्यूल वी यूज द टर्म शेड्यूल एरियाज, विथ रिस्पेक्ट टू 6th शेड्यूल वी यूज द टर्म ट्राइबल एरिया। सो ये जो क्वेश्चन है ये प्रिसाइसली रिलेटेड 5th शेड्यूल से ही है, राइट? सो दो आप इसमें दोनों की कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, उसके हिसाब से भी आंसर मिल जाएगा, बट इट इज रिलेटेड टू द 5th शेड्यूल ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट, विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया। देखो अगर 6th शेड्यूल होता ना तो ये फिर गलत हो जाता, राइट? सो 6th शेड्यूल होता तो ये गलत हो जाता, सो इट विल बी 5th शेड्यूल ओनली। विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, व्हिच इज करेक्ट, राइट? 5th शेड्यूल एरिया को प्रेसिडेंट बाय नोटिफिकेशन से डिक्लेयर करता है। The largest administrative unit forming the scheduled area is the district and lowest is the block. अभी क्या है कि आप लोग कई बार करंट अफेयर्स और न्यूज में ये पढ़ोगे
कि किसी एरिया को डिक्लेयर किया गया, शेड्यूल्ड एरियाज, बहुत बार ऐसा होता है, लाइक एवरी ऑन इंटरवल ऑफ 3-4 years गवर्नमेंट कीप्स कमिंग अप विद सम ऑर्डर कि उन्होंने किसी डिस्ट्रिक्ट के किसी पार्ट को, किसी ब्लॉक के किसी पार्ट को डिक्लेयर कर दिया। तो अगर आप करंट की न्यूज़ पढ़ते हुए ध्यान दे रहे हो तो वहां पर आपको ये सारी बातें याद रखनी चाहिए कि अच्छा ये डिक्लेयर हुआ है तो ये डिस्ट्रिक्ट पूरा डिक्लेयर हुआ है या डिस्ट्रिक्ट का पार्ट डिक्लेयर हुआ है, तो वहां से आपको चीजें याद रह जाएंगी। सो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, राइट, क्योंकि जो शेड्यूल एरिया है वो डिस्ट्रिक्ट का भी पार्ट हो सकता है, छोटा कुछ विलेज भी हो सकते हैं, ब्लॉक्स का पार्ट भी हो सकता है। Chief ministers of the concerned states are required to submit annual reports to the Union Home Ministry. What is mentioned over there? पहली बात तो ये एक गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर के फॉर्म में देखा जाता है। ये पावर जो दी हुई है 5th शेड्यूल में, इवन इनफैक्ट 6th शेड्यूल में भी जो पावर दी हुई है इस तरह की, वो सब गवर्नर के पास है। इट इज नॉट विद द चीफ मिनिस्टर। So it is governor who sends the report to the president. The third statement is not correct. First and second statement is correct. So only two statements are correct. Answer will be B in this case. अब क्वेश्चन 20 पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी रिलेटिवली इजी है, कई बार काफ़ी टाइम आजकल ये सब न्यूज़ में आ रहा है। आपने कुछ जजमेंट्स पढ़े होंगे, बीके पवित्रा केसेस के जजमेंट्स आए हैं इससे रिलेटेड, एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आर्टिकल 335 में। So the first statement is saying the Supreme Court of India has held in some judgments that the reservation policies made under Article 16(4) of the Constitution would be limited by Article 335. That is correct. In fact, ये बार बार रेफरेंस आता है कि जब भी आप रिजर्वेशन के लिए पॉलिसी बनाओगे तो उससे आपकी एफिशिएंसी जो है वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, और ये बहुत लॉजिकल सा स्टेटमेंट है। तो शायद मुझे लगता है आप लोगों का ये नहीं जानते हुए भी आप लोग इसको मार्क कर सकते हो, अज्यूम कर सकते हो कि ये सही होगा, राइट। सो सुप्रीम कोर्ट हैज इन फैक्ट टेकन दैट स्टैंड इन मेनी केसेस दैट दिस शैल बी आर्टिकल 335 नीड्स टू बी कंसिडर्ड, राइट। And 335 हम तो in fact when we discuss about all these things we do refer 335, and we keep checking also like what is written over there, what contradicts, what doesn't contradict. So it's, see, all this is making it very important now. You people please understand, it's very important now that you people should refer to important articles from the original document, right? बेयर एक्ट से जरूरी हो गया है आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ना। दो आई हैड ऑलवेज बीन एडवाइजिंग दिस, वी डू दिस इन द क्लास ऑल्सो, दैट वी रेफर टू ऑल इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स and I make you people also mark all important things over there. You realize, please realize the importance that this is becoming a very serious business now, right? So please take care of it. Article 335 of the Constitution in India defines the term efficiency of administration. उधर सिर्फ लिखा हुआ है efficiency of administration, और वो डिफाइंड नहीं किया हुआ है। ये बहुत अगेन ये लॉजिकल भी है कि एक आर्टिकल में बहुत कम ऐसा होता है कि कोई चीज डिफाइन हो, राइट। होती है बट कुछ कुछ केसेस में डिफाइन करना पड़ता है, बहुत सारे केसेस में नहीं। और कई बार तो जब डिफाइन करना होता है तो डेफिनेशन के लिए एक अलग से आर्टिकल दिया जाता है, जैसे आपका आर्टिकल 12 है, राइट, विच डिफाइंस द स्टेट फॉर दैट पर्पस। सो ये लेस लाइकली था वैसे भी करेक्ट होना, बट यू शुड एनी हाउ बी नोइंग इट दैट इट इज नॉट डिफाइंड। सो सेकेंड स्टेटमेंट इसका सही नहीं है। Statement 1 is correct, so answer will be C. Okay. अब देखते हैं, ये देखिए फिर इससे एक क्वेश्चन आ गया तो कुछ लॉ से रिलेटेड है, बट ये लॉज जो भी है देखिए, ऑल दीज लॉज आर अगेन रिलेटेड टू गवर्नेंस इश्यूज, राइट। Accountability is another buzzword. Around accountability also nowadays questions are being asked. Official Secrets Act और Indian Evidence Act, ये दोनों ही एक्ट को अमेंड किया गया जब RTI आया ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। हालांकि यहाँ पे पर्पस कुछ और है, और केवल उतनी नॉलेज से अगर आप ये क्वेश्चन करने जाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो प्रॉब्ली वी नीड टू नो मोर अबाउट द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। सो पहला जो स्टेटमेंट है ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में दिया हुआ है, अनऑथराइज्ड वेयरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म, दिस इज करेक्ट। सो दिस इज अगेन अ लिटिल फैक्चुअल क्वेश्चन फॉर विच यू नीड टू नो, यू कैन नॉट वेरी इजिली प्रेडिक्ट दिस, राइट। तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, इसलिए कर सकते हो कि सेलिब्रेटरी गन फायर जो है ये क्या हुआ, ये जो एक ट्रेंड जो है बहुत ज्यादा आजकल हो रहा है, राइट, रिसेंट टाइम में बढ़ते जा रहा है। तो जब ये बढ़ने लगा तो ऑब्वियसली एक अमेंडमेंट ला करके इसको चेंज करके इसको इंक्लूड किया जाएगा। सो द आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, बिकॉज इट इज अमेंडमेंट एंड रिसेंट, सो इट्स लाइकली टू बी करेक्ट, राइट। सो ये स्टेटमेंट भी सही है। सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बिकॉज दिस इज ऑल्सो गिवन इन द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट।
तो ये आप रिलेट भी कर सकते हो शायद कि एविडेंस की बात इसमें नहीं हो रही है, या इसका जो स्कोप होगा वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है, जबकि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का स्कोप काफ़ी वाइड हो सकता है. So on that logic also you can do, but still it is not that easy to do it only on the basis of logic. So इस केस में क्या हुआ, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, फर्स्ट और थर्ड सही है. Only two statements are correctly matched. Answer is B. Let's see the next question now. This question now, national flag code of India. अब आजकल आपको पता है ये सब ट्रेंड्स जो भी हैं हमारे, एक नेशनलिज्म से रिलेटेड सिंबल्स हैं या उनसे रिलेटेड फैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, राइट, एंड दे आर बिकमिंग इम्पोर्टेंट आल्सो, राइट. मे बी इट इज द ट्रेंड और इट इज द एनवायरमेंट, द टाइम्स व्हिच वी आर नाउ लिविंग इन, बिकॉज ऑफ दैट मे बी दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड. तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को आपको डिटेल में ये सब फ्लैग कोड और सब पढ़ना पड़ेगा, राइट. और यूपीएससी तो अब आप देखो न्यूमेरिकल फिगर्स पे क्वेश्चन भी पूछ रही है. तो अभी क्या करना पड़ेगा, पढ़ते टाइम पे हमें वो सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ओके ये न्यूमेरिकल फिगर्स ये सारे कंटेंट में इंपॉर्टेंट हैं, तो उसमें से कुछ का अगर एग्जैक्टली नहीं याद रखना है तो एटलीस्ट ये याद रखना है कि उसका किस रेंज में वो लाई करते हैं, ठीक है ना. लेकिन ये आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट ऑल्सो, नो, फॉर ऑल ऑफ अस, दैट इतने सारे फ्लैग लोग लगाते हैं घरों पर, तो हमने कभी क्या ये सोचा कि उसका साइज क्या सही है कि नहीं सही है, कि रैंडमली कोई भी फ्लैग बना के कहीं भी लगा देता है. तो ये सोचना जरूरी है कि क्या क्या साइज परमिटेड है, राइट. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट शुड कम टू आवर माइंड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑल्सो, दैट व्हाट शैल बी द साइज ऑफ द नेशनल फ्लैग. तो नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया जो कोड है उसमें जो साइज दिया है ना, वो साइज ये वाला साइज तो नहीं दिया है. इसके पास में जो साइज दिया है वो 900 मिलीमीटर्स बाय 600 मिलीमीटर्स का और 450 मिलीमीटर्स बाय 150 मिलीमीटर्स का ये साइज दिया हुआ है, राइट. सो उसमें इस तरह का कोई भी साइज नहीं दिया हुआ है. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग. द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइट और विड्थ ऑफ द फ्लैग शैल बी 3:2. दिस इज करेक्ट, राइट. अब आप इसमें कुछ कॉमन सेंस लगाना चाहो तो लॉजिक लगा भी सकते हो, बट जरूरी नहीं है. कई बार कुछ फिगर्स कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, बट इट इज वेरी लाइकली फिगर, राइट, वेरी लाइकली फिगर, सो इट कैन बी अज्यूम टू बी करेक्ट. यहाँ पे आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो. सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. आंसर इज डी. ओके, next one. I think this was a fairly easy question for all of you, right? Constitution Day is celebrated on 26 November every year, but ये भी देखना है यहाँ पे to promote constitutional values among citizens. या I mean उसमें और भी बातें लिखी हुई हैं, but constitutional values तो होगा ही होगा, right? वो अगर नहीं भी लिखा हुआ तो spirit में तो होगा ही होगा. So the statement will be correct. On 26 November 1949, the Constituent Assembly of India set up drafting committee. Drafting committee was established earlier only. It was in August, like 29th August 1947, that drafting committee was established. So second statement is not correct. First is correct. Answer is C for this. It was an easy question. Yes, now we have this question. According to the Constitution, central government has a duty to protect states. अभी जैसा मणिपुर के केस में 355 अप्लाई किया गया, राइट. सो ड्यूटी टू प्रोटेक्ट 355 में दिया हुआ है. इंटरनल डिस्टर्बेंस इज द बेसिस ऑल्सो. ये बेसिस के बारे में आपको थोड़ा क्लियर रहना होगा, राइट. और आप देखो कि आर्टिकल 352 में चेंज किया गया, बेसिस ऑफ इमरजेंसी को उन्होंने चेंज कर दिया, राइट, आर्म्ड रेबेलियन कर दिया इंटरनल डिस्टर्बेंस से, राइट. बट 355 में इट रिमेन्स इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट कभी अपनी पावर कम नहीं करेगा इंटरफियर करने के लिए, राइट. सो इंटरनल डिस्टर्बेंस का जो स्कोप है वो ज्यादा है. So that's actually an interesting fact, and 355 is very important because the way it is placed before 356. So this gives an idea. The statement is correct. Second is Constitution of India exempts the states from providing legal counsel to a person in preventive detention case. देखो कितना important हो गया है articles को अच्छे से पढ़ना. I emphasize so much upon this all the time that please important articles को आप लोग original document से पढ़िए, उससे बहुत क्लैरिटी आता है. आर्टिकल 22 में एक्सेप्शन दिया हुआ है कि जो भी प्यूनिटिव केसेस में जो भी राइट्स आपके पास हैं, जो भी ये राइट है कि स्टेट आपको लीगल काउंसल देगा या सपोर्ट देगा, वो प्रिवेंटिव केसेस में अप्लाई नहीं होगा. 22 क्लॉज 3 में ये एक्सेप्शन दिया हुआ है. यू कैन इजिली इन्फर फ्रॉम
there. According to the Prevention of Terrorism Act 2002, confession of the accused before the police cannot be used as evidence. In fact, it can be used as an evidence. This is how पोटा was different. बाकी सब जो पहले के लॉ चले आ रहे थे या जो भी जनरल लॉज हैं उसमें नहीं यूज हो सकता एज एन एविडेंस, बट पोटा में यूज हो सकता था. एंड यू पीपल शुड ऑल्सो नोटिस नाउ कि पोटा तो इट इज एन ओल्डर इशू नाउ, राइट? इट इज एन ओल्डर इशू, बट स्टिल उसके भी कुछ प्रोविजन जो इतने कॉन्ट्रडिक्टरी थे, इतने कॉन्ट्रोवर्शियल थे, जो हम आज भी डिस्कस करते हैं, या फिर आगे जब भी हम लॉ बनाएंगे या जब भी लॉस को अमेंड करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने पहले तो कहीं ऐसी गलतियां नहीं करी या पहले कुछ ऐसे लॉ तो नहीं बनाए जो ज्यादा आर्बिट्री थे. इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो लॉज, ऑल दोज लॉज विच वर कंट्रोवर्शियल अर्लियर, उसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कंट्रोवर्सीज था वो हमें याद रखना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे आप ये आंसर कर सकते हो. सो द आंसर विल बी इन दिस केस द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, the second statement is correct, the third statement is wrong, two of the statements are correct. So answer is B. Okay, and now come to this question. This a lot of people may say, I also prima facie I saw this question, I said what kind of question this has been asked by UPSC. Like, how can they ask such statements where you have to remember the value of votes of MP or Kerala or Puducherry or Arunachal Pradesh? This is very unreasonable. Or maybe it looks like sometime that it is unreasonable, but let us just see this question properly. इसमें आप देखो पहला स्टेटमेंट जो क्वेश्चन का है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज में नॉमिनेटेड मेंबर्स भी एलिजिबल होते हैं, ये गलत है, राइट? नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते, वी आर वेरी क्लियर, दिस इज इजी. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट. जो नंबर ऑफ इलेक्टिव है, जितने लोग इलेक्ट कर रहे हैं, टोटल पॉपुलेशन से वो डिवाइड होता है, राइट? तो वो डिनोमिनेटर में है, तो जब ये हायर होगा तो ये लेस हो जाएगा, राइट? इफ यू सी द फॉर्मूला फ्रॉम देयर यू इजीली गेट दिस विल बिकम लेस. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. अब ये दो स्टेटमेंट तो हो गए गलत, ठीक है? अब आप ऑप्शन पे भी ध्यान देना, यहाँ पे ऑप्शन में चारों स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकते, राइट? ऐसा कोई भी ऑप्शन दिया नहीं है, राइट? चारों स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकते. सही एक सही हो सकता है, दो तीन या चार सही हो सकते हैं, चारों गलत नहीं हो सकते. यानी कि ये दो स्टेटमेंट में से या तो ये दोनों सही होंगे क्योंकि दो ऑलरेडी गलत है, या तो ये दोनों सही होंगे या एक सही होगा. ये दोनों गलत नहीं हो सकते, ठीक? दोनों गलत नहीं हो सकते. तो अभी देखते हैं इसमें वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए. अब अगर आप वैल्यू ऑफ वोट देखोगे तो वैल्यू ऑफ वोट यूजुअली फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनाया गया कि वैल्यू ऑफ वोट जो है एमएलए के हर स्टेट से ऑलमोस्ट सिमिलर होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस कुछ इस तरह के हैं कि आपने पहले तो सीट्स ही एलोकेट करी हुई पॉपुलेशन के बेसिस पे, ठीक? फिर कुछ पॉपुलेशन चेंजेस हो गए बाय द टाइम 1971 रीच्ड, कुछ चेंजेस हो गए या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो गए, तो उसमें जो नंबर ऑफ सीट्स एलोकेट किए हैं वो जरूरी नहीं एग्जैक्ट उस प्रोपोर्शन में जाए. उसके बाद फिर से जब आप वापस कैलकुलेट कर रहे हो ये फैक्ट कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए क्या होंगे, तो ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट? तो या तो आपको फिगर्स याद हो तब आप कर सकते हो, अदरवाइज लेट मी टेल यू कि इसमें देखो आप एमपी और केरला पॉपुलेशन डेंसिटी विल प्ले अ मेजर रोल हियर बिकॉज पॉपुलेशन डेंसिटी के बेसिस पे कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करेगा, ठीक है? तो मध्य प्रदेश का पॉपुलेशन डेंसिटी वो केरला से कम है, बिल्कुल क्लियर बात है, इट इज द नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी. एंड पुडुचेरी का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो अरुणाचल प्रदेश से बहुत ज्यादा होगा, ठीक है? तो अब आप एक ही ट्रेंड अगर है दोनों स्टेटमेंट का तो वो दोनों के दोनों सही हो सकते हैं. द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ, इसमें क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश इज ग्रेटर, यानी जिसका पॉपुलेशन डेंसिटी कम है इट इज हैविंग ग्रेटर वैल्यू. यहां पर क्या है? जिसका पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है उसका हायर बोला, यानी दोनों स्टेटमेंट में कॉन्ट्रडिक्शन है, यानी एक तो गलत होगा ही, ठीक है? इतना ही आप इन्फर कर सकते हो. तो इन्फरेंस के से चलोगे तब भी एक क्वेश्चन आप कर सकते हो कि एक तो बिल्कुल गलत है और एक सही होगा, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो ये गलत है ही, इन दोनों में से भी एक गलत हो गया तो एक ही सही बचा. सो द आंसर विल बी ए. इसको आप बिल्कुल इन्फरेंस से कर सकते थे. आई डोंट नो कि दिमाग इतना आपको एग्जाम में चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, बट व्हाइल यू प्रैक्टिस नाउ this is a good amount of learning for us as to how you can think about, right, on the basis of
the proportionalities, on the basis of contradictions in statements also you can mark the answers correct, right? So I hope maybe आप ये लॉजिक या एंटी लॉजिक कैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, आई हैव नो आइडिया, बट प्रोबेबली यूपीएससी शुड थिंक अबाउट आस्किंग मोर conceptual level. Maybe they can get into deeper concepts, लेकिन एटलीस्ट कुछ irrelevant irrational type के statements या questions उनको नहीं पूछने चाहिए, which brings down the the possibility or fairness in the process of examination. Okay, so with that we come to an end of our discussion. That's all, and I wish you all the best. Hope so you did well in your polity section and overall also in your GS. So wish you all the best for your results. Thank you so much.